अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डावा मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज़ एनिमल बिहेवियर। मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को 3 वीडियोज़ के अंदर कंप्लीट कर दूँ। सो ऑब्वियसली तीनों वीडियोज़ विल बी लेंदी, पर इंशाल्लाह वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू एनिमल बिहेवियर। आपने ये इस चैप्टर के बारे में मे बी इतना ना पढ़ा हो पहले। यू माइट बी हैविंग अ नॉलेज के स्टिमुलस क्या होता है और चेंज क्या होती है, या फिर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर और मे बी इन क्लास 9 और 10 आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा। बट इस चैप्टर में हम बहुत डिटेल में जाएंगे कि एनिमल बिहेवियर क्या है, एनिमल क्या बिहेवियर रखता है और बेसिकली व्हाट इज मीन बाय द वर्ड बिहेवियर। तो इंशाल्लाह वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, कह रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो नॉन लिविंग से थोड़ी डिफरेंट है। रीज़न क्या है? द रीज़न इज दैट लिविंग थिंग के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो अपने इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज की वजह से खुद को अडेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में चेंज ये आया कि बारिश स्टार्ट हो गई है। बारिश अगर स्टार्ट हो गई है तो हमारा बिहेवियर क्या होगा? बारिश एक स्टिमुलस है। व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस इज एनी चेंज विच इज अकरिंग इन आवर इन्वायरमेंट। हमारी इन्वायरमेंट में जो चेंज आता है उसको स्टिमुलाई कहते हैं। अब उस स्टिमुलाई की वजह से एक लिविंग थिंग अपने अंदर क्या चेंजेस लाती है, इसको बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल वर्ड्स में सिंपल डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो लिविंग थिंग के अंदर एक ये कैपेसिटी होती है कि वो रिस्पॉन्स करती हैं कि उनकी इन्वायरमेंट में जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक खास रिस्पॉन्स रखती हैं। तो रिस्पॉन्स होता है वो अडेप्टिव है। अडेप्टिव का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल बारिश स्टार्ट हुई और आपने क्या किया? यू टूक एन अम्ब्रेला। उस अम्ब्रेला से आपने खुद को कवर करने की कोशिश की, बट मसला ये था कि अम्ब्रेला था छोटा, तो आपने पहले एक छोटा अम्ब्रेला लिया। उससे बारिश जो बरस रही थी आप खुद को कवर नहीं कर पाए उस छोटे अम्ब्रेला की वजह से। व्हाट यू विल डू? आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, आपको एक अकल दी गई है, तो आप क्या करोगे? एक बड़ा अम्ब्रेला लेने की कोशिश करोगे। ठीक है, या फिर आप समझ जाओगे कि बारिश बहुत तेज है, अम्ब्रेला से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यू विल ट्राई टू सीक अ प्लेस जहां पर बिल्कुल वो पूरी प्लेस कवर हो। आप किसी कमरे में चले जाओगे या जहां भी चले जाओगे जहां पर आपको बिल्कुल भी पानी आपके ऊपर ना आए, तो ये आपकी एक अडेप्टेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक एबिलिटी है कि वो अपने इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो अडेप्टेशन है ये उनके सर्वाइवल के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है कि वो सर्वाइव भी करें और रिप्रोड्यूस भी करें, यानी कि और नई जनरेशन भी पैदा करें। ठीक है, और कह रहे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज ऑफ अडेप्टिंग टू इन्वायरमेंटल चेंज इज बिहेवियर। यानी कि आप अपने इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज के लिए खुद को जो अडेप्ट करना है उसमें जो इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ है वो है बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब है रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई हुआ, उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म ने जो रिस्पॉन्स शो किया है दैट विल बी बिहेवियर। ठीक है, और यूजुअली बिहेवियर जो होता है वो इनहेरिटेड होता है, यानी कि आपको शुरू से ही पता होता है। बच्चे को कोई सिखाता नहीं है कि बेटा गर्म चीज़ के ऊपर जब आप हाथ लगाओ वहां से आपने हाथ हटा लेना है। नहीं, ये बच्चे के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन चीज़ होती है, वो अपने पेरेंट्स से ये चीज़ इनहेरिट करके लाता है, यानी कि वहां से ऑलरेडी इसके अंदर पेरेंट्स से ये बात उसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। ये बात हुई। एक और चीज़, तो एक इनहेरिटेड, यानी कि ये जो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ बिहेवियर ना 2-3 तरह के होते हैं। कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं तो ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिनको हम इनेट बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, ऑलरेडी बिल्ट इन यानी कि इनेट है, इनहेरिटेड है। कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो आप खुद अडेप्ट करते हो, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर लाते हो, वो आपके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन नहीं होते, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ इनेट बिहेवियर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज द नेचर ऑफ बिहेवियर। कह रहे हैं बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। कह रहे हैं ऑल द रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई इन्वॉल्व इन इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग ऑफ एंटायर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बिहेवियर। इतनी मुश्किल इंग्लिश कहना क्या चाह रहे हो भाई? सिंपल ये कह रहे हैं कि स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग स्टिमुलाई आया, उस स्टिमुलाई के लिए आपने कोई रिस्पॉन्स शो की, और वो जो रिस्पॉन्स होती है ऑब्वियसली इट इज इंटीग्रेटेड, यानी कि जो कोई चेंज आती है वो चेंजेस ना डिटेक्ट की जाती है आपके स्किन पे मौजूद या आपकी पूरी बॉडी पे मौजूद रिसेप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये रिसेप्टर क्या है? मैं ऑलरेडी ये मैं चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, बट ये मैंने फेडरल से अपलोड किया है। आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप वो वीडियोस फेडरल वाली देखें। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आगे जाकर सिंध से अपलोड करूंगा, बट थिंग इज दैट कंटेंट इज सेम। ठीक है,
तमाम चीज़ें सेम है, कुछ नए टॉपिक हैं जिनको मैं इंशाल्लाह आगे जाकर कवर करूंगा, बट MD-CAT के लिए जो बातें आपको आनी चाहिए वो सारी उन वीडियोस में कवर्ड है। ठीक है। सो मैं बात कर रहा था बिहेवियर की और इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स की। तो कोई भी जब चेंज आता है ना, उस चेंज को एक चीज़ डिटेक्ट करती है, पहचानती है। अरे आपको पता तो चलना चाहिए ना, ऐसा ना हो कि चेंज होता रहे और आपकी बॉडी को पता ही ना चले। तो इन्वायरमेंट में कोई चेंज हुआ और आपकी बॉडी ने उस चेंज को पहचाना। ये जो पहचानने वाला काम है ये रिसेप्टर्स करते हैं। ठीक है। फिर रिसेप्टर सिग्नल भेजते हैं आपके ब्रेन में, आपका ब्रेन उनको क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद आपका ब्रेन हुक्म देता है आपके हाथ को, पैर को, मुंह को कि यार ये जो चेंज आई है, इस चेंज के लिए आपने क्या रिस्पॉन्स शो करना है। ठीक है। तो ये बेसिकली ये चैप्टर ना थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो वीडियोस लंबी होंगी और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होने वाला है। ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में एक ऑर्गेनिज्म क्या करती है स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग, उसको हम बिहेवियर कहते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिज्म हैज़ एन एबिलिटी, ऑर्गेनिज्म के अंदर एक एबिलिटी है कि वो रिस्पॉन्स करेगी टू स्टिमुलाई। और ये जो है, ये जो रिस्पॉन्स है सिंपल भी हो सकता है। सिंपल इज लाइक आपने गर्म चीज़ पे हाथ रखा, उठा लिया, सिंपल सा रिस्पॉन्स है। जो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे होते हैं यार, देखो जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स के अंदर एक बिल्ट इन एबिलिटी होती है कि जब ब्रीडिंग सीजन आता है, जब उनके रिप्रोडक्शन का सीजन आता है, तो जो फीमेल एनिमल होता है वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है। वो जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनके अंदर खास ऑर्डर होता है, ऑर्डर इज लाइक अ स्मेल होती है। वो जो मेल होता है, मेल ऑर्गेनिज्म, वो उस स्मेल को पहचान सकता है। तो जैसे ही उस मेल को वो स्मेल आती है, मेल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द फीमेल एनिमल, और वो जब अट्रैक्ट होगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन, सारा काम होगा। तो एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, ठीक है, बट है ये भी बिहेवियर। वो यही कह रहे हैं कि इसकी मिसाल उन्हें एक बैक्टीरियल सेल से दी है कि वो कैसे बिहेव करता है बाय मूविंग टुवर्ड हायर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। जो कीड़े होते हैं, जो बैक्टीरिया होता है, जहाँ पर उसको शुगर ज़्यादा मिलती है उस तरफ जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि दांतों को साफ किया करो मीठा खाने के बाद, या दांत खराब हो जाते हैं। रीजन इज दैट कि मीठे की वजह से आपके दांतों में बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न है ना, इन टेरिटरी डिफेंस मैन मेटिंग आर सीन, यानी कि फिशेस, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारे कॉम्प्लेक्स पैटर्न रखती हैं, कुछ खास इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इन अदर वर्ड, जो एक ह्यूमन क्या करेगा या ऑर्गेनिज्म क्या करेगी जब वो स्टिमुलाई को एक्सपोज होगी, उसका बिहेवियर है। ठीक है। और MCQ का पॉइंट आ रहा है, द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड इथोलॉजी। व्हाट इज इथोलॉजी? द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड इथोलॉजी। ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलाई एंड बिहेवियर, स्टिमुलाई और बिहेवियर का क्या रिलेशन है? स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस भी एक डिटेक्टेबल चेंज है। चेंज तो आए बट ऐसी चेंज हो कि वो डिटेक्ट भी कर सको। ऐसा ना हो इतनी कोई हल्की चीज़ होगी कि आप महसूस ही ना कर पाओ। तो स्टिमुलस इज अ डिटेक्टेबल चेंज, चाहे फिजिकल हो या केमिकल हो, जो इन्वायरमेंट में होता है और जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म एक रिस्पॉन्स रखता है। जो सेंसरी सेल, जिसको रिसेप्टर कहते हैं, दे आर लोकेटेड इन मैनी प्लेसेस आपकी बॉडी में। वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं? दे कैन बी लाइक इन योर हैंड होते हैं, आपके मुंह में होते हैं। अब देखो, जो सेंसरी सेल हैं, अगर वो टेस्ट के हैं, जो टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली वो आपकी जबान पे होंगे, टंग पे होंगे। जो स्मेल को करते हैं वो आपके नोज में होंगे, जो रोशनी को करते हैं वो आपकी आंखों में होंगे। So these are different type of receptors which are found in different locations. Okay, okay. So और ये जो रिसेप्टर हैं आप बाहर भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा जबान वगैरह, और आपकी बॉडी के अंदर भी होते हैं। अब अंदर कम, अरे आपका BP बढ़ जाता है, आपकी बॉडी को पता चलता है। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चला? अगर हमें इतना पता चल जाता है तो हम बता क्यों नहीं सकते कि मेरा BP जो है 180 हो रहा है, 190 हो रहा है, 150 हो रहा है, या फिर कम हो गया? हाँ, हम महसूस कर लेते हैं यार कोई मसला आ रहा है मेरे BP में, कभी मुझे चक्कर आ रहे हैं, कभी सर दर्द हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक इंसान कर पाता है, बट हम बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बता पाते, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं हम बाहर से अलग से कोई, यानी एक अगर हमें मालूम करना है फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर, तो हम एक स्फिग्मोमैनोमीटर यूज़ करते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है। स्फिग्नोमैनोमीटर जो अपैरेटस होता है, आप BP जिससे चेक करते हो। तो अब आपकी बॉडी में ना एक चीज़ है, BP की बात तो मैंने कर ली, चलो ठीक है। अब BP को ना डिटेक्ट कर लेते हैं कुछ नर्व्स होती हैं। अब आपकी लेवल से थोड़ी बात ऊपर हो जाएगी, मैं हल्का सा बताऊंगा। आपकी बॉडी का जो आपका हार्ट होता है ना, हार्ट के स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, जाके देख लो। सो आपका जो हार्ट होता है, वहाँ से एक आयोटा निकलता है, आर्च ऑफ आयोटा। उस आर्च ऑफ आयोटा से कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलती है। अगर नहीं पता जाओ और मेरे लेक्चर देखो। सो जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी यहाँ से निकलती है ना, वहाँ पर दो रिसेप्टर पाए जाते हैं। एक होती है कैरोटिड बॉडी और एक होती है आयोटिक बॉडी, नहीं कैरोटिड बॉडी और कैरोटिड साइनस। जो कैरोटिड बॉडी होती है ना,
और जो कैरोटिड साइनस है, साइनस का काम होता है बीपी मेजर करना, और कैरोटिड बॉडी का काम होता है केमिकल आपके ब्लड के अंदर कभी अगर शुगर ज़्यादा हो गई है या फिर एसिडिटी ज़्यादा हो गई है तो एसिडिटी वगैरह शुगर वगैरह को चेक करने वाला काम है आपकी कैरोटिड बॉडी का, और प्रेशर को चेंज करना, डिटेक्ट करना इज द वर्क ऑफ योर कैरोटिड साइनस। ठीक है, ये हुआ। तो ये कह रहे हैं यानी कि रिसेप्टर आपकी बॉडी के अंदर हैं जिस तरह कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड साइनस, और आपकी बॉडी के बाहर भी हैं जिस तरह आपकी आंखें वगैरह। ऑर्गेनिज्म जो है इनको प्रोसेस करती है या प्रोसेस करने के बाद इंटरप्रीट करती है, यानी कि सिग्नल को पहचानती है जो कि उसको आया होता है, और फिर वो रिस्पॉन्स शो करती है। अब रिस्पॉन्स दो तरह की होती है, या तो आप रिस्पॉन्स शो करोगे, उस बात को इग्नोर कर लोगे। इग्नोर की मिसाल ऐसी है, यार देखो तुम्हारे इन्वायरमेंट में बहुत काम हो रहा है बट हम अपने चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपनी चीज़ पे फोकस नहीं करते, ठीक है, उन्हें लोगों के मामलात में घुसने का बहुत शौक होता है, ठीक है, दे विल ट्राई टू इंडल्ज इन ईच एंड एवरीथिंग जो कि उनके आसपास हो रही है, हर किसी के ताल्लुक में घुसना है उन्हें। सो वो चीज़ इग्नोरेंस में आनी चाहिए थी बट उन्होंने इग्नोर नहीं किया, तो हम कह सकते हैं कि उनके जो स्टिमुलर और बिहेवियर वाला पैटर्न है दैट इज़ हाईली डेवलप्ड। ठीक है, बट नॉर्मली देखो आपने कुछ पढ़ा, अब पढ़ते हुए आपको रियलाइज़ होता है कि भाई EZMR लिखा होता है, उसको इग्नोर मारते हो, यार EZMR कहाँ से याद रखने वाली चीज़ है, मूव ऑन कर जाओ। जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट रखती है आप उसको याद रखते हो, दैट इज़ रिस्पॉन्स, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं लगती है उसको इग्नोर कर देते हो। ठीक है, ये हो गया। कभी ऐसा भी होता है आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, टीचर कोई इंपॉर्टेंट बात समझा रहा है बट आप अपने दोस्त की बात सुनते हो, टीचर की बात नहीं सुनते, तो आपने टीचर को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ओके, कह रहे हैं इंटरप्रिटेशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई आया और उसको आपने जो रिस्पॉन्स शो करना है वो क्या होगा, कह रहे हैं जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सिग्नल को सेंड करते हैं थ्रू नर्व सेल्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो रिसेप्टर हैं वो सिग्नल भेजते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिग्नल जो होते हैं इनकी इंटरप्रिटेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई। अच्छा, इसकी मिसाल दे रहे हैं कि थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हीट को डिटेक्ट करते हैं इन द स्किन ऑफ अ बेबी, डिटेक्ट द हीट। ठीक है, यानी कि कोई थर्मो रिसेप्टर है बेबी की स्किन में या बड़े इंसान की स्किन में, वो इस हीट को डिटेक्ट करते हैं। अगर वो हीट हल्की सी होती है कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आप इग्नोर कर देते हो, बट अगर वो हीट बहुत ज़्यादा होती है तो फिर क्या होता है, आप अपना हाथ फ़ौरन से रिमूव कर लेते हो उस गर्म चीज़ से, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। और ये काम इतना तेज़ होता है कि रिफ्लेक्सेस जो होती हैं दे डू नॉट इन्वॉल्व योर ब्रेन। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो हाथ के रिमूवल वाला रिफ्लेक्स एक्शन है, इट डज नॉट इन्वॉल्व योर ब्रेन, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर MCQ। ओके, ऑन दी अदर हैंड जो कीमो रिसेप्टर होते हैं कुत्ते के नाक में, ओके, दे डिटेक्ट द ऑर्डर कमिंग फ्रॉम फूड। अब कुत्ता जो है, जो डॉग है, वो इस ऑर्डर को पहचानेगा और जहाँ से आ रही है उस तरफ भाग के जाएगा कि खाए। ठीक है, सिग्नल रीचेज द ब्रेन और वो उसको इंटरप्रेट करता है कि उसको कुछ खाना है, फिर उस तरफ वो जाता है, यानी या फिर सलाइवेशन भी होती है। हम अपनी बात करें, हम अच्छा हमारी भी अच्छी खासी सेंस डेवलप है स्मेल वाली, हम और ना सिर्फ स्मेल वाली, हमारी थिंकिंग वाली इतनी डेवलप है। खुद सोचो आपके सामने जब कोई मज़े के खाने के नाम लिए जाते हैं, ठीक है, जो खाने आपको बहुत पसंद हो, तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह में स्लाइवा बनना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ अ बिहेवियर, मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। एक तो इनेट बिहेवियर होता है, एक होता है जो बाहर से डेवलप होता है। जो बाहर से डेवलप होता है बिहेवियर, ठीक है, उसमें ये आएगा सलाइवेशन, कि हम देखेंगे आगे जाकर कि कैसे एक डॉग था, उसके सामने खाना रखा जाता था और वो उसको स्मेल करके उसके अंदर सलाइवेशन का फिनोमेना होता था। फिर हम देखेंगे कैसे वही डॉग सिर्फ एक बेल बजेगी और बेल बजते ही पहचान जाएगा कि अब मेरा खाना आने वाला है और सलाइवेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ेंगे आगे। ओके, आगे करते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ रिस्पॉन्स। अब देखो रिस्पॉन्स डिफरेंट तरह की होती है, सारी बातें बेकार हैं जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ लो। पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये होगी कि कोई एक स्टिमुलाई आया और आप उसकी तरफ गए, ठीक है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स इज द वन इन विच वन वांट्स मोर, यानी कि आपने कोई अच्छा काम किया, आपको गिफ्ट मिला, तो आप वो काम दोबारा करोगे ताकि आपको वो चीज़ दोबारा मिले, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या है, वो है जिसमें वन वांट टू अवॉइड द स्टिमुलाई, यानी कि आपने कोई गलत काम किया और उस पर आपको सज़ा मिली, तो आप नेक्स्ट टाइम वो काम नहीं करना चाहोगे। ठीक है, तो ये उसमें नेगेटिव में आ जाता है। और इग्नोर रिएक्शन इज दैट इन विच ऑर्गेनिज्म डिसाइड टू इग्नोर द स्टिमुलाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू पे नो अटेंशन टू स्लाइड चेंज इन द रूम टेम्परेचर। कभी कभी कमरे में हल्की सी गर्मी हो जाती है, इतनी हल्की गर्मी होती है कि आपको महसूस नहीं होती, या हल्की सी ठंडक होगी, इतनी ठंडक होगी आप उसको इग्नोर कर दोगे। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए ऑब्वियसली यू विल पे सम अटेंशन। ओके, अब यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड बिहेवियर, के बिहेवियर और हेरिडिटी में क्या फ़र्क है। देखो हेरिडिटी इज़ लाइक कि आप कोई चीज़ इनहेरिट कर रहे हो,
आपने पेरेंट्स से कोई चीज़ लेके आ रहे हो, हम अब रिलेशन देखेंगे कि क्या बिहेवियर भी इनहेरिट होता है। तो लेट्स सी, कह रहे हैं जो बिहेवियर है ऑर्गेनिज्म का वो डिपेंड करता है ऑन द न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। न्यूरल एंड अच्छा, दोबारा मैंने चैप्टर नर्वस सिस्टम और मैंने हार्मोनल जो चैप्टर हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो मैंने फेडरल से अपलोड किया है, बट अगेन वो मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। सो अगर आप वो कर लेते हो आपका सिन भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। हाँ, वहाँ पर कुछ डिजीज़ हैं वो एक्स्ट्रा हैं, आई विल बी मेकिंग वीडियोज ऑन दोज टॉपिक्स टू, ठीक है। इंशाल्लाह आपके एग्जाम से पहले सारा काम हो जाएगा। तो जो बिहेवियर है ऑर्गेनिज्म का वो डिपेंड करता है न्यूरल, यानी कि जो न्यूरॉन के जरिए जाएगा। अब ये सब कुछ क्या है, इसके लिए आपको पिछले चैप्टर कवर करना है, फिर यहाँ पर आना है। तो जो ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर वो डिपेंड करता है न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म पे, जैसे कि सेंसरी सेल हैं वो न्यूरल में आएंगे, नर्व सेल न्यूरल में आएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। कह रहे हैं जीन्स आर एसोसिएटेड विद बिहेवियर बिकॉज दे कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द फिजियोलॉजिकल सिस्टम सच एज नर्वस सिस्टम। कह रहे हैं कि यार अभी आपने बात की कि जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है न्यूरल और हार्मोनल मैकेनिज्म पे, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम पे और आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले सिस्टम पे। बट हमें ये भी तो पता है कि जो केमिकल वाला सिस्टम है, जो न्यूरल सिस्टम है, वो जीन्स बनाती हैं। तो अगर जीन्स आपकी ये सिस्टम बना रही हैं तो सिस्टम, अगर सिस्टम होगा तभी तो बिहेवियर आएगा। जीन्स अगर आपका नर्वस सिस्टम नहीं बनाएंगी तो नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिहेवियर को शो करने के लिए। तो अगर जीन्स नहीं बनेंगी तो नर्वस सिस्टम नहीं बनेगा, नर्वस सिस्टम नहीं बनेगा तो बिहेवियर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जीन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर बिहेवियर, ठीक है। तो जीन्स आर एसोसिएटेड विद बिहेवियर बिकॉज दे कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ different physiological systems such as nervous system. Genes also produce protein which are important in the behavior response, ठीक है, including turning on a gene for a specific hormone or its receptor. Okay, कह रहे हैं अच्छा बिहेवियर में एक और चीज़ भी आती है। आपने खाना खाया, शुगर लेवल इंक्रीज होगा, तो मैंने ये ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। ओके, ये तो मैंने तकरीबन सिन से अपलोड किया है पूरा लेक्चर, तो यू कैन गो एंड वॉच मेरा लेक्चर ऑन पेनक्रियाज एंड डायबिटीज़। तो आप खाना खाते हो, आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से पेनक्रियाज का रिलीज़ करता है, इंसुलिन रिलीज़ करता है। जब इंसुलिन रिलीज़ होता है तो शुगर लेवल को नॉर्मल कर देता है। दैट इज़ द बिहेवियर। ये जो आपका इंसुलिन बना, एक इंसुलिन प्रोटीन था, और इस प्रोटीन को बनाने के लिए आपको कुछ जीन्स की ज़रूरत होती है। जीन्स बेसिकली प्रोटीन्स बनाते हैं। अब ये कैसे बनाती हैं, इसके अभी मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। दैट इज़ द चैप्टर जिसमें मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या जीन्स वगैरह को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो यू कैन वॉच दैट लेक्चर टू, ठीक है। तो जीन्स प्रोड्यूस करेंगे प्रोटीन को विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द बिहेवियर रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग टर्निंग, यानी कि अब आपकी मर्जी है। अब आपको जब खाना खाओगे उसके बाद क्या रिलीज़ करोगे, इंसुलिन। तो आप इंसुलिन बनाने वाले जीन टर्न ऑन कर दोगे। खाना ख़त्म हो गया है, आपको भूख लग रही है, जब भूख का फिनोमेना होता है उस वक्त आपकी बॉडी में शुगर लेवल कम हो जाता है। तो उस वक्त जो जीन एक्टिव होती है वो होती है ग्लूकागॉन की। तो ग्लूकागॉन भी एक हार्मोन है जो प्रोटीन इन नेचर है, और वो रिलीज़ होता है, उस वक्त रिलीज़ होता है जब आपको आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कम हो जाए, ठीक है। तो वो उस वक्त फिर रिलीज़ हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं उस वक्त ग्लूकागॉन का जीन एक्टिव हो जाएगा और इंसुलिन का जीन इनएक्टिव हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्लासिकल मेथड आगे मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो एक काम करते हैं कि इसको हम मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। व्हेन द क्लासिकल मेथड वर एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड द जेनेटिक बेसिस ऑफ बिहेवियर अमंग एनिमल इंक्लूडिंग इन ब्रीडिंग एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, एनिमल शो variety of response in expression of certain behavior because of the variation in gene. For example, all dogs belong to the same species. After artificial selection, different breed have different behavior. Okay, blah blah blah, कोई बेकार चीज़ है, इतना याद रखना है। कह रहे हैं अच्छा, एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन का फिनोमेना होता है। आई गेस ये सेकंड ईयर का टॉपिक है। आई विल डिस्कस इस इन फर्दर लेक्चर्स, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, आगे वाले चैप्टर्स में है, तो मैं वहाँ पर बताऊँगा डिटेल में। सो बस वो कहना ये चाह रहे हैं कि जब डॉग डेवलप हुए, अब हम इमेजिन करते हैं एक डॉग है, बल्कि दो डॉग हैं, दे आर ऑफ सेम स्पीशी, एक ही अच्छा डॉग एक खास स्पीशी है ना, तो डॉग हो गए यानी कि स्पीशी एक है। अब डॉग इस तरह है कि जब वो डेवलप हो रहे होते हैं तो एक फिनोमेना होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। आर्टिफिशियल सिलेक्शन ये होती है कि आप एक कुत्ते को बहुत ज़्यादा ख़ास इन्वायरमेंट में रखोगे, उसके अंदर ख़ास चेंजेस लाओगे, उसमें ख़ास हैबिट्स पैदा करोगे। और दूसरा होगा आपका ऐसा डॉग जो नॉर्मल, उसको यानी कि वाइल्ड डॉग बना दोगे, तो दोनों के बिहेवियर विल बी डिफरेंट। तो इट शोज़ के जीन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है उसमें हम कुछ जीन्स को इनएक्टिवेट कर देते हैं, कुछ को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे उस डॉग के अंदर डिफरेंट हैबिट्स पैदा होती हैं और दूसरे वाइल्ड डॉग के अंदर डिफरेंट हैबिट्स पैदा होती हैं। ये सारा क्लासिकल मेथड है और इंशाल्लाह मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा इसी चैप्टर के आखिर में। ओके,
सो लेट्स मूव ऑन, व्हाट आर बायोलॉजिकल रिदम। ओके यार, बायोलॉजिकल रिदम ये है कि आपकी बॉडी में कुछ साइक्लिकल फिनोमेना हो रहा है, कुछ साइकिल में काम हो रहा है, ऐसा काम हो रहा है जो बार बार रिपीट होता है और एक ही खास टाइम इंटरवल पर रिपीट होता है। यानी कि आपको पता है कि इस टाइम रात हो रही है, इस दिन दिन हो रहा है, इस टाइम पे दिन है, तो ये आपकी बॉडी में खास एक घड़ी है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक डिवेलप है आपकी बॉडी में, जो कि इन डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन पे डिफरेंट रिस्पॉन्स शो करती है। हम पढ़ते हैं कि कुछ इंसानों की बात करें, इंसानों के अंदर जो नॉर्मल इंसान होते हैं, ओके, नॉर्मल इंसानों के अंदर ये हैबिट है कि दिन में जागेंगे, रात में सोएंगे। अब कुछ अब नॉर्मल हैं कि जो रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं, तो दैट इज़ अ फर्दर डिफरेंट केस। इसका नुकसान क्या है, कभी इंशाल्लाह इस पर मैं वीडियोज़ बनाऊंगा, जो कि आपके ऑब्वियसली सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है कि आपको एहसास हो जाए कि नींद, खास तौर पर रात की नींद कितनी ज़रूरी है और दिन में सोने का कितना नुकसान है। अब ये मत कहना नैप नहीं ले सकते, ऑब्वियसली यू कैन टेक नैप, बट ऐसा नहीं कि आप सारी रात जागो, दिन में सारा दिन सो, ठीक है, इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। सॉरी। सो बायोलॉजिकल रिदम आर साइक्लिकल फिजियोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ एक्टिविटीज। बायोलॉजिकल रिदम बेसिकली साइक्लिकल पैटर्न है जो आपकी बॉडी में हो रहे हैं, विच आर इन रिस्पॉन्स टू पीरियोडिक इन्वायरमेंटल चेंजेस। यानी कि वही बात है कि आपके इन्वायरमेंट में पीरियोडिकली ये काम हो रहा है, एक काम पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, तो इस पीरियोडिक चेंजेस की वजह से एक एनिमल या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी एक साइक्लिकल फिनोमेना में, एक साइकिल में जो चेंजेस हो रही हैं, उनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिदम। जो इंटरनल मैकेनिज्म और डिवाइस दैट कंट्रोल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म independent from external stimuli is called biological clock. Okay, what is biological clock? Biological clock is the internal mechanism which is present inside the body of an organism and it produces cyclical variation या cyclical changes in the behavior of an organism without the influence of external stimuli. कभी ऐसा हो कि दिन में सूरज नहीं निकलता बट आप फिर भी उठ जाते हो, आपको पता है कि दिन हो गया है। कैसे पता चला? ये आपकी बॉडी में इंटरनली एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो आपको इन्फ्लुएंस करेगी, आपकी बॉडी में ऐसी हार्मोनल चेंजेस लेके आएगी जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एमसीक्यू का पॉइंट बता देता हूँ। बेसिकली पाइनियल ग्लैंड, क्या कहा मैंने? पाइनियल ग्लैंड इज़ एन ऑर्गन जो कि ये सारा काम बायोलॉजिकल क्लॉक वगैरह को मेंटेन करता है। तो पाइनियल ग्लैंड का इंपॉर्टेंट रोल है, ये एमसीक्यू का पॉइंट है। कह रहे हैं जो कुछ ऑर्गेनिज्म होती हैं उनकी एक्टिविटी डे लाइट से होती है और कुछ की नाइट में होती है। वो ऑर्गेनिज्म जो, ठीक है, और ऐसा होता है कि विद मोस्ट ऑर्गेनिज्म देयर पैटर्न ऑफ एक्टिविटी टू स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ अ डे और 24 आवर्स अ डे नाइट रिदम और सर्केडियन। यानी कि यार देखो, सिंपल ये कह रहे हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द 24 आवर साइकिल। ऐसी ऑर्गेनिज्म विच जिनकी एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस्ड बाय 24 आवर साइकिल आर को, ठीक है, सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सर्केडियन रिदम। अच्छा, वो एनिमल दैट आर नॉट एक्टिव throughout 24 hour a day such as butterflies, birds and mammal and they are active during daylight are called diurnal। तो diurnal एनिमल वो हैं जो 24 घंटों में सिर्फ 12 घंटे एक्टिव होंगे, 12 घंटे इनएक्टिव होंगे। जो दिन में एक्टिव होंगे उनको diurnal कहते हैं, और वो जो कि रात में एक्टिव होंगे डार्कनेस में, ये एमसीक्यू के पॉइंट है, याद रखेंगे। कॉकरोचेस, आउल्स एंड बैट्स आते हैं, दे आर नॉक्टर्नल एनिमल्स। और कुछ ऐसी स्पीशी भी होते हैं जैसे कि मॉस्किटोज हो गए जो कि सुबह सुबह पे होते हैं या फिर रात में होते हैं, और इनको हम crepuscular animals कहते हैं। तो crepuscular animal are those animal which are active in the early morning और early in the evening। तो early morning को डाउन कहते हैं, रात वाली इवनिंग क्या होती है? सिंपल अर्ली इवनिंग को हम डस्क कहते हैं। तो वो एनिमल जो कि इसमें एक्टिव होते हैं उनको हम crepuscular animal कहते हैं। कहते कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं विच हैव एनुअल रिदम। उन एनिमल्स के अंदर ये 24 घंटे वाला काम ही नहीं है। इन एनिमल के अंदर जो चेंजेस आएंगी वो साल में एक बार आएंगी, तो उनको हम क्या कहते हैं? इनको हम एनुअल साइकिल कहते हैं या फिर सर्कैनुअल रिदम। तो एनुअल साइकिल या सर्कैनुअल रिदम ये ऐसे एनिमल्स की रिदम है, ऐसे एनिमल की बिहेवियरल चेंजेस हैं जो साल में एक दफ़ा होती हैं। जैसे कि कुछ बर्ड्स होती हैं वो ख़ास सीज़न में माइग्रेट करती हैं पूरे साल में एक दफ़ा, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे एनिमल हैं जो साल में एक दफ़ा रिप्रोड्यूस करेंगे, फिशेस, बर्ड्स एंड मैमल्स। एंड ऐसे एनिमल जैसा कि हम अगर फ्रॉग की बात करें वो सर्दियों में हाइबरनेट करती है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सर्कैनुअल रिदम, ठीक है। कह रहे हैं एनिमल बिहेवियर की इतनी डिटेल में हमने बात की, तो कह रहे हैं एनिमल बिहेवियर जो होता है दो तरह का होता है, इनेट बिहेवियर एंड लर्निंग बिहेवियर। और हम यहाँ पर इसको इनेट बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। इनेट बिहेवियर बेसिकली वो होता है जो बिल्ट इन होता है,
और फिर है दूसरा लर्निंग बिहेवियर, जिसको इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा। ओके, सो अगर हम बात करें इनेट बिहेवियर की, जिसको इनबॉर्न और इंस्टिंक्टिव बिहेवियर भी कहते हैं, ओके लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो, इनेट बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर है, ये एक ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर है विच इज़ परफॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस एट द टाइम ऑफ बर्थ विदाउट प्रायर एक्सपीरियंस। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पर, विदाउट प्रायर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ऐसा बिहेवियर ऑर्गेनिज्म का जो एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करती है, अब चाहे वो पैदाइश के वक्त परफॉर्म करे या बाद में परफॉर्म करे, या हम ये कह सकते हैं कि ये बिहेवियर ऑर्गेनिज्म का पैदाइश के वक्त इनहेरिट हो जाता है। इस बिहेवियर को हम इनेट बिहेवियर कहते हैं। इनेट बिहेवियर के लिए आपको किसी प्रायर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। प्रायर इज़ लाइक पहले के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट जो चीज़ पहली दफ़ा आपके सामने होगी, आप फ़ौरन से उसके अकॉर्डिंग, उसके अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स शो करोगे, और ये चीज़ सिखाई नहीं जाती। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा पैदा हुआ है, आप उसके हाथ में कोई चीज़ रखोगे तो उसको ग्रास्प करने की कोशिश करता है। बच्चा पैदा जो हुआ है उसकी बात नहीं, हाँ कुछ टाइम गुजर जाए फिर तो उस बच्चे के हाथ में जो चीज़ रखी जाती है वो उसको ग्रास्प करने की कोशिश करता है, ठीक है। कह रहे जो इनेट बिहेवियर होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सर्वाइवल के लिए, ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव के लिए जो कि जिनका लाइफ स्पैन छोटा होता है और उनका नर्वस सिस्टम अच्छा नहीं होता। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका दिमाग इतना अच्छा नहीं है कि उनको बाद में कोई चीज़ सिखाई जाए और उनकी ज़िंदगी बहुत कम है, तो उनमें ये जो इनेट बिहेवियर है बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं इनेट बिहेवियर के दो टाइप्स हैं। अब यानी कि बिहेवियर उसकी दो टाइप्स थी, इनेट बिहेवियर एंड लर्निंग बिहेवियर। अब इनेट बिहेवियर की फर्दर दो टाइप्स हैं, ओरिएंटेशन एंड नॉन ओरिएंटेशन, ठीक है। इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं द बिहेवियर जिसमें ऑर्गेनिज्म मूव करती है या चेंज करती है, चेंज इट्स डायरेक्शन इन रिस्पॉन्स टू सोर्स ऑफ अ स्टिमुलाई, यानी कि कोई स्टिमुलस है, कोई चेंज आया है, अब ऑर्गेनिज्म उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर कोई चेंज पैदा करे। वो चेंज कैसा होगा, वो चेंज होगा इन फॉर्म ऑफ अ मूवमेंट, या तो बॉडी उसके लाइक उसकी तरफ मूव करेगी या उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में मूव करेगी। दैट विल बी कॉल्ड ओरिएंटेशन बिहेवियर। तो ओरिएंटेशन बिहेवियर में हम बेसिकली बहुत सारे मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द टैक्सिस। टैक्सिस एक डायरेक्शनल मूवमेंट है विच इज आइदर टुवर्ड और आइदर अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई, ठीक है। इफ द रिस्पॉन्स ऑफ द मूवमेंट इज टुवर्ड द स्टिमुलस, स्टिमुलस की तरफ होगी रिस्पॉन्स, उसको पॉजिटिव टैक्सिस कहेंगे, और अगर वो उससे दूर होगी उसको नेगेटिव टैक्सिस कहेंगे। कह रहे मॉथ जो एक कीड़ा होता है, इट शो पॉजिटिव टैक्सिस बाय मूविंग टुवर्ड द लाइट एंड कॉकरोच शो नेगेटिव टैक्सिस बाय मूविंग अवे फ्रॉम लाइट। एमसीक्यू का पॉइंट है कि मॉथ के अंदर पॉजिटिव टैक्सिस मूवमेंट है और आपके दैट इज कॉकरोच के अंदर नेगेटिव फोटो टैक्सिस है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ स्टिमुलस, अब जो स्टिमुलस कैसा है तो हमने टैक्सिस की टाइप्स बना दी हैं, ठीक है। टैक्सिस जो कि एक मूवमेंट है उसकी फर्दर टाइप्स बना दी हैं। अगर स्टिमुलस है लाइट और उसके अगेंस्ट या उसकी तरफ मूवमेंट की जाएगी, बिकॉज लाइट यानी फोटो की वजह से कोई मूवमेंट होगी, उसको हम फोटो टैक्सिस कहेंगे। अगर किसी केमिकल यानी कि कोई शुगर है कोई और कीड़ा उसकी तरफ जा रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड कीमोटैक्सिस, ठीक है। और अगर कोई किसी ने कोई एक, अच्छा देखो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं उनको टच करो तो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, इन किसको कहते हैं थिग्मोटैक्सिस इन रिस्पॉन्स टू कॉन्टैक्ट, एंड हाइड्रोटैक्सिस इन रिस्पॉन्स टू मॉइस्चर। मॉइस्चर की वजह से हाइड्रोटैक्सिस होगा, टच की वजह से थिग्मोटैक्सिस होगा, ठीक है। व्हाट इज काइनेसिस? काइनेसिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ नॉन ओरिएंटेशन। अच्छा अब बात आ गई नॉन ओरिएंटेशन मूवमेंट की, तो ये क्या होती है? पहले मैं नॉन ओरिएंटेशन पढ़ाता हूँ फिर आपको काइनेसिस बताऊंगा, ओके। तो जो नॉन ओरिएंटेशन वाले बिहेवियर हैं, इन दिस बिहेवियर द एनिमल डू नॉट शो मूवमेंट टुवर्ड पार्टिकुलर डायरेक्शन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इसमें जो एनिमल होता है अपनी मूवमेंट शो नहीं करता। इन दिस बिहेवियर द एनिमल डू नॉट शो मूवमेंट टुवर्ड पार्टिकुलर डायरेक्शन, किसी खास डायरेक्शन के अगेंस्ट अपनी मूवमेंट शो नहीं करता। दीज आर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, ठीक है। देन ओरिएंटेशन विच इंक्लूड द रिफ्लेक्सेस, इंस्टिंक्ट एंड मोटिवेशन। अच्छा इसमें स्टिमुलस या चेंज की तरफ या उससे दूर कोई मूवमेंट नहीं होती। तो ऑल द टाइप ऑफ बिहेवियर, ठीक है, डेफिनेशन बता रहा हूँ। द टाइप ऑफ बिहेवियर इन विच एनिमल does not show any movement either toward the stimulus or away from the stimulus is called non orientation behavior, जिसमें कॉम्प्लेक्स पैटर्न आ जाएंगे, रिफ्लेक्सिस को डिस्कस करेंगे, इंस्टिंक्ट को करेंगे एंड मोटिवेशन को करेंगे, ओके।
लेट्स टॉक अबाउट काइनेसिस नाउ. काइनेसिस इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ नॉन ओरिएंटेशन, यानी कि ऐसी मूवमेंट जो कि किसी खास डायरेक्शन की तरफ नहीं होगी या ना उससे दूर होगी. ठीक है, तो काइनेसिस इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ नॉन ओरिएंटेशन मूवमेंट. अरे मूवमेंट तो है बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन कहते हैं डायरेक्शन वगैरह को. ओके, सो अ टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है, विच इज वेरी सिंपल एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन. ठीक है, इन दिस बिहेवियर एनिमल ऑल्टर इट्स रेट ऑफ मूवमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो काइनेसिस मूवमेंट है ना, इसमें कोई खास स्टिमुलस की तरफ या उससे दूर नहीं होगी यार. इसमें एक ऐसी मूवमेंट होगी कि एनिमल होगा, वो अपने रेट के अंदर, अपनी मूवमेंट की स्पीड के अंदर वेरिएशन लाएगा. फॉर एग्जांपल ये वुड लाइस है हमारे पास, ठीक है, यानी कि एक ऐसा कीड़ा है ये जो कि लकड़ी के अंदर पाया जाता है. तो वुड लाइस जो होता है मूव रैपिडली ओवर ड्राई इन्वायरमेंट. अगर कोई चीज़ ड्राई है तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से मूव कर जाएगा, यानी स्पीड बढ़ा लेगा. लेकिन अगर वो ह्यूमिड है यानी वहाँ पे मॉइस्चर है तो वहाँ पर स्लोली मूव करेगा. ठीक है, तो ये काइनेसिस के अंदर आ गया. व्हाट आर रिफ्लेक्सेस? कहना रिफ्लेक्स का बिहेवियर एक सिंपल फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स है टू द स्टिमुलाई. और व्हाट इज रिफ्लेक्स? इट डिस्क्राइब द रैपिड automatic response of the body or part of the body to stimuli. What is reflex? Reflex is the rapid automatic response of the body or the part of the body to a simple stimuli. अब stimulus जो होता है, अब इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर मैं रफली एक चीज़ बनाता हूँ, थोड़ा वेट करें पहले, बल्कि देखो आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी ऐसे होता है कि अगर आप कोई आपके घुटने के नीचे आपको हिट करे, अगर आपका घुटना रफली वेट ठीक है, तो अगर मैं आपका घुटना रफली ऐसा बनाऊं कि घुटना है और ये आपका पैर है, ठीक है, और ये ऊपर आपका थाई है, कोई आपको यहाँ पर हिट करता है ना, या यहाँ पर भी हिट करता है, तो अगर आपका पहला नी बेंड था, अगर ये नी है और ये पहले नी ऐसे बेंड था, ठीक है, तो अगर आपको हिट करेगा तो आप क्या करते हो, ये आपका नी फौरन से स्ट्रेट हो जाता है इस डायरेक्शन में. ठीक है, पहले यहाँ पर था, किसी ने आपको यहाँ पर हिट किया जिसकी वजह से आपने अपना नी बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया. इसको रिफ्लेक्स कहते हैं और इसको नी जर्क भी कहते हैं. ठीक है, सो अ स्टिमुलस बिलो द नी के नीचे एक ऐसा स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड का रिफ्लेक्स पैदा करेगा, ठीक है, जो इसके जरिए सिग्नल जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के जरिए सिग्नल जाएगा टू योर एक्सटेंसर मसल, ऐसी मसल को कि जो आपके नी को एक्सटेंड करेगी, इसको एक्सटेंसर मसल कहते हैं. ठीक है, तो क्या होगा, पहले स्टिमुलस आएगा, वो आपके नी के नीचे आपको कोई यहाँ पे अगर हिट करेगा तो स्टिमुलस है, तो स्टिमुलस बिलो द नी वो क्या करेगा, वो प्रोवोक करेगा स्पाइनल कॉर्ड को. यानी कि देखो जब कोई स्टिमुलस यहाँ पर लगेगा ना तो रिसेप्टर होते हैं यहाँ पर, वो डिटेक्ट कर लेते हैं, रिसेप्टर आपका हुक्म लेके जाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास. बट ये जो जर्क वाला है ना, जो ये नी जर्क है, इसका सिग्नल आपके ब्रेन के पास नहीं जाता, इसका सिग्नल जाता है डायरेक्टली आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास. तो किसी ने आपको हिट किया, आपका सिग्नल गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड इसको पहचानेगा. जब स्पाइनल कॉर्ड इसको पहचान लेगा तो स्पाइनल कॉर्ड फिर आपके एक्सटेंसर मसल को सिग्नल करेगा कि ए एक्सटेंसर मसल तुम कॉन्ट्रैक्ट करो ताकि तुम एक्सटेंड हो जाओ. जब तुम एक्सटेंड होगी तो मेरा पैर भी एक्सटेंड हो जाएगा. तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ नी जर्क. ठीक है, तो यही है कि स्टिमुलस बिलो द नी, ठीक है, इट प्रोवोक द स्पाइनल कॉर्ड विच रिले इट थ्रू द मोटर नर्व. मोटर, ये जो सिग्नल आ रहा है ना आपकी नी के पास, ये मोटर नर्व के जरिए आता है. मोटर नर्व के जरिए सिग्नल आएगा, आपके एक्सटेंसर मसल को सिग्नल मिलेगा, जिसकी वजह से आप उसको एक्सटेंड करोगे, जिससे आपका पैर स्ट्रेट हो जाएगा. यानी कि आप किक, जिस तरह किक मारता है ना बंदा, पहले बेंड होता है फिर वो स्ट्रेट हो जाता है इस डायरेक्शन में, तो वो नी यानी किकिंग वाला फिनोमेना यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा. ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा रोशनी हो तो आपकी जो प्यूपिल्स हैं, आपकी आंखें हैं, वो बंद करना स्टार्ट हो जाती हैं, या आपकी आइज़ ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती हैं. इसके साथ साथ कोई चीज़ ख़तरनाक है, आप अपना हाथ उससे हटा लेते हो, गर्म है तो हाथ रिमूव कर लेते हो. या अगर आपको कहीं पर आग लगी है तो सिर्फ अपना हाथ रिमूव नहीं करोगे, अपनी बॉडी को भी रिमूव कर लोगे, वहाँ से पूरी बॉडी को पीछे कर लोगे. दैट इज़ कॉल्ड विदड्रॉल रिफ्लेक्स. ठीक है, तो विदड्रॉल रिस्पॉन्स है इनवर्टिब्रेट का, सच एज पोलिकीट्स वॉर्म्स का एंड वेरियस मोलस्का का, इन्वॉल्व द होल बॉडी. यानी कि देखो जो विड्रॉल रिफ्लेक्स है कि ऐसा रिफ्लेक्स है जिसमें सिर्फ हाथ नहीं बल्कि आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है. ठीक है, व्हेन ट्रिगर्ड बाय नर्व फाइबर दैट कैरी द फास्ट मैसेज टू ऑल द मसल्स. देखो जो नी जर्क था उसमें जो सिग्नल आ रहा था सिर्फ आपके
नी के एक्सटेंसर मसल को आ रहा था कि तुम एक्सटेंड करो, बट अब जो सिग्नल आएगा जिसमें अब पूरा विड्रॉल रिफ्लेक्स होगा, पूरा एनिमल की बॉडी जो है विड्रॉ करेगी, पूरी बॉडी मूव करेगी, उसके लिए जरूरी है कि आपकी बॉडी के हर मसल को सिग्नल जाए। तो वो जो सिग्नल है, जो नर्व फाइबर जो है वो नर्व फाइबर एक सिग्नल भेजेंगी दैट कैरी वेरी फास्ट मैसेज टू ऑल द मसल सो दैट दे कॉन्ट्रैक्ट सडनली एंड साइमल्टेनियसली, ताकि जल्दी से और एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। ओके, सो अगर हम इंस्टिंक्ट की बात करें, जो इंस्टिंक्ट या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, ये भी एक इनेट और इनबॉर्न बिहेवियर है जो कि इनहेरिट होता है अपने पेरेंट्स से, और इट डज नॉट रिक्वायर लर्निंग। इसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती, ना प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और ये जो पैटर्न होते हैं काफ़ी अजीबो गरीब होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफ़ी मुश्किल और डिफरेंट वैरायटी होती है इनकी। और इनमें क्या होता है, जो पूरी बॉडी होती है ना वो एक साथ मूव करती है। अच्छा, ये जो इंस्टिंक्ट वाले पैटर्न है, कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं कि जो बचपन में तो कम एक्टिव होते हैं, बट वक्त के साथ साथ जैसे एनिमल ग्रो करता जाएगा उसके अंदर ये ज़्यादा अच्छे डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता कि होगा कि एक जनरेशन है, उसके बच्चे पैदा हुए, जो दूसरी जनरेशन आई उनके बच्चे पैदा होंगे, फिर तीसरी जनरेशन आएगी, तो जनरेशन टू जनरेशन जो नई नई जनरेशन आती जाएंगी, हर आने वाली नई जनरेशन में ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप होंगी। दीज पैटर्न आर कॉल्ड इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। ठीक है, सो यानी व्हाट आर इंस्टिंक्टिव बिहेवियर? इंस्टिंक्टिव बिहेवियर आर दोज बिहेवियर पैटर्न which are already built in the body and does not require practice. These are the complex behavior pattern जो कि genetically program होते हैं, which develop along the developing nervous system and they can evolve gradually over generation. सही है। So अच्छा, इन इंस्टिंक्ट को हम फिक्स एक्शन पैटर्न भी कहते हैं। इन दिस बिहेवियर द होल बॉडी ऑफ एनिमल इज इन्वॉल्व एंड वो अपने करेक्टर शो करेगी। फॉलोइंग बिहेवियर आर, अच्छा अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सारी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर की एग्जांपल्स हैं, इंशाल्लाह आपको और अच्छा समझ में आएगा। माइग्रेशन ऑफ सैल्मन फिश, सैल्मन फिश है, ये जो डायग्राम में भी दिखाई गई है, ये माइग्रेट करती है। अब इसके बारे में कोई खास बात बताई जा रही है, उसको डिस्कस करते हैं। इन फिश द माइग्रेशन ऑफ सैल्मन इज रिमार्केबल। सैल्मन फिश जो होता है ना, वो अपनी लाइफ दो हैबिटेट में गुजारता है, एक तो रिवर में अपनी लाइफ गुजारता है एक पार्ट अपनी जिंदगी का, और दूसरा पार्ट ओशन में गुजारता है। फ्रेश वाटर में क्या होता है, फीमेल आता है, फीमेल सैल्मन फिश, और अपने एग को डेपोजिट कर देता है। इसी तरह मेल भी आता है और फ्रेश वाटर के अंदर अपने स्पर्म रिलीज करता है, फिर फीमेल के एग और मेल के स्पर्म मिल जाते हैं, एग बनाते, और वो एक यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बना देंगे, और इस पूरे प्रोसेस को स्पॉनिंग कहेंगे। What is spawning? Spawning is a process in which the male fish and the female fish both lay their eggs and sperm which develop into a organism. This whole process is called spawning. फिर स्पॉनिंग के बाद जो बच्चा पैदा होगा अपनी शुरू की ज़िंदगी फ्रेश वाटर में गुजारता है, और फिर शुरू की ज़िंदगी यहाँ गुजारने के बाद फ्रेश वाटर से चला जाता है और हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल करके वो ओपन ओशन में चला जाता है। ओशन यानी कि रिवर के बाद वो फ्रेश वाटर या रिवर के पानी के बाद वो पहुंच गया आपके ओशन में। ओशन के अंदर जो सैल्मन है वो 6 महीने से लेके 7 साल गुजारता है वहाँ पर, 6 मंथ टू 7 ईयर्स, जहाँ पर ये ग्रो करता रहता है, अपने आप को खाना खिलाता है, फुल फीड करता है, और 2-3 साल बाद ये पूरा स्मॉल्ड बन जाता है। स्मॉल्ड यानी कि स्मॉल्ड इज दैट स्टेज ऑफ अ सैल्मन फिश जहाँ पर वो सेक्सुअली मैच्योर हो गया है। अगर मैच्योर हो गया, ब्रीडिंग सीजन आया यानी रिप्रोडक्शन का सीजन आया, तो स्मॉल्ड दोबारा अपनी फीडिंग रोकेगा और वो ट्रेवल करेगा दोबारा से 1000 किलोमीटर जहाँ से आया था, और वापस अपनी उसी जगह पर जाकर क्या करेगा, जिस तरह इसके पेरेंट्स ने वहाँ पर स्पर्म एंड एग रिलीज किए थे, ये भी वहाँ पर दोबारा एग रिलीज करेंगे जहाँ पर दे विल हैच यानी कि रिप्रोडक्शन का फिनोमेना होगा। द जर्नी फ्रॉम ओशन फीडिंग ग्राउंड टू फ्रेश वाटर ग्राउंड risking the death from exhaustion or predation, और a small percentage of salmon reach their spawning ground। कह रहे हैं कि जो ट्रैवल कर रहे हैं ना कभी फ्रेश वाटर से ओशन में, फिर ओशन से फ्रेश वाटर में, इस पूरी जर्नी में इन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हो सकता है इनको कोई एनिमल, प्रीडेटर एनिमल इनको खा जाए, या फिर और भी, या फिर एग्जॉशन थक जाएं तो उनकी डेथ हो जाए। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से सिर्फ बहुत कम सैल्मन जो होते हैं वो स्पॉनिंग एरिया पे पहुंच सकते हैं। This migration is an instinct or innate behavior as they do it to perfection without having prior experience। इन्हें पहला एक्सपीरियंस भी नहीं होता और फिर भी ये काम बहुत परफेक्ट तरीके से कर लेते हैं। ये बहुत डिटेल में दिया गया है डांस ऑफ हनी बीज, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली मैं बहुत जल्दी बता दूंगा, ठीक है, बस को सिंपली रीड करते हैं। कह रहे हैं हनी बी जो है
उनके अंदर खास कम्युनिकेशन का जरिया है, वो है डांस। डांस करके जो हनी बी होती है आपस में कम्युनिकेट करती है। जो बी का जो स्काउट होता है वो हाइव को छोड़ता है एंड फॉरेज फॉर फूड व्हेन, यानी कि अपनी जगह को, अपने जहाँ पर ये रहते हैं उस, ठीक है, उस मुझे वो उर्दू वर्ड याद नहीं आ रहा, बट वो जहाँ पर रहते हैं उस होम को छोड़ता है और निकल जाता है फॉर द सर्च ऑफ फूड। जब उसको खाना मिलता है वो देख के आ जाता है यार यहाँ पर खाना है, तो उस खाने के अंदर जाएगा, उस खाना जो भी था उस सबको अपनी बॉडी पे लगा लेगा और फिर वापस आता है। जो वापस आता है ना, जो दूसरी बीज होती हैं दे गेट गैदर अराउंड इट, और जो उसके ऊपर लगा हुआ नेक्टर है, जो खाना है, उसकी ऑर्डर को पहचानती हैं। जब पहचान लेती हैं तो स्काउट जो होता है ना वो डांस परफॉर्म करता है उस घर की वॉल के ऊपर, ऑन द वॉल ऑफ हाइव, विच इंडिकेट द डिस्टेंस एंड ऑफन डायरेक्शन। जो डांस होता है ना, डांस से दूसरे जो बीज हैं वो अंदाजा लगा लेते हैं कि जो खाना है वो कहाँ पर मौजूद है और किस तरह का है, ठीक है। और कितने फासले पर दूर है, उसकी डायरेक्शन क्या है, विच इंडिकेट द डिस्टेंस एंड ऑफन डायरेक्शन। स्काउट जो है दो तरह की डांस करता है जिससे अंदाजा हो जाता है। एक है ये वाली डांस, ठीक है, जो राउंड टू राउंड वाली डांस है, ठीक है। अगर जो फासला है इट इज लेस देन 90 मीटर तो बी जो है वो राउंड डांस परफॉर्म करेगी। अगर फासला 90 मीटर से कम है तो बी जो है इस तरह राउंड राउंड सर्कल में घूमना स्टार्ट कर देगी। दूसरे समझ जाएंगे कि फासला कम है, 90 मीटर के अंदर है, हम आराम से पहुंच जाएंगे, ओके। बट अगर 90 मीटर से दूर है तो स्काउट बी जो है, स्काउट बी बेसिकली इनका लीडर जो है, जो खाना ढूंढने गया था, वो वैगल डांस परफॉर्म करेगा, इंडिकेटिंग बोथ द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अब देखो वैगल डांस इस तरह की होती है, कभी इस डायरेक्शन में है, कभी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो द डांस इज रिपीटेड मैनी टाइम एंड यूजिंग सन एज अ कंपस। जो डांस होती है वो बार बार रिपीट की जाती है, जिस तरह सन होता है उसको कंपस समझ के। अब देखो अगर इस डायरेक्शन में इनको जाना है तो वो इस तरफ मूव करती रहेगी बार बार इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये सन है, इसकी तरफ इनको यूं जाना है तो जो इसका जो सेंटर होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर उसे इस तरफ जाना है तो सेंटर सन की इस डायरेक्शन में यूं बन जाएगा, फिर इसके अराउंड वो बार बार घूमती रहेगी, ठीक है, डिपेंडिंग अभी इसको जाना कहाँ है, ठीक है। तो सन को यूज करेगी एज अ कंपस, और जो उसकी स्पीड ऑफ डांस है वो इंडिकेट करती है कि डिस्टेंस ऑफ फूड सोर्स फ्रॉम द हाइव, कि जो स्पीड है अगर तेजी से वो मूव कर रही है तो खाना दूर है, ठीक है, और अगर हल्की स्लो कर रही है तो खाना करीब है। ठीक है, तो स्पीड बताती है दे कैन कम्युनिकेट अबाउट फूड ऑफ 2 किलोमीटर अवे, यानी कि 2 किलोमीटर दूर अगर खाना है तो वहां तक ये बीज जा सकती हैं। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अमंग बी इज इंस्टिंक्ट बिहेवियर, और बी इज बोर्न विद दिस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यानी कि बी के अंदर ये एबिलिटी पहले से मौजूद होती है कि वो इसको परफॉर्म करके डिस्टेंस वगैरह सब बता सकती हैं। यहाँ पर नेस्ट बिल्डिंग की बात कह रहे हैं कि कुछ टेलर बर्ड्स होती हैं, उनकी टेल लंबी होती है, तो वो 2 पत्तों के बीच में अपना घर बनाती हैं, ऐसा का नेस्ट बनाती हैं। जब नेस्ट बना लेती हैं तो जो एक बर्ड होती है वो मेल बर्ड के लिए भी कुछ रास्ता छोड़ देती है। जब जैसी मेल बर्ड आता है उसको रास्ता शो करती है कि तुम अंदर आ जाओ। तो ऑल बर्ड्स हैव अ डिफरेंट स्ट्रेटजी टू बिल्ड देयर नेस्ट फॉर देयर एग डिपोजिशन, क्योंकि उन्हें एग डिपोजिट करना है तो बर्ड्स को एक नेस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। द लॉन्ग टेल्ड टेलर बर्ड्स, ये लॉन्ग टेल्ड वाली जो टेलर बर्ड्स हैं, दे हैव एबिलिटी टू बिल्ड अ हैंगिंग नेस्ट। ये क्या बनाती हैं? हैंगिंग नेस्ट बनाती हैं, जो इस तरह हैंग कर रहा होता है 2 लीव के बीच में, ठीक है। यंग लॉन्ग टेल्ड टेलर बर्ड acquire a mate build nest for their egg laying, यानी एक जो यंग लॉन्ग टेल्ड टेलर बर्ड्स है टू acquire a mate, अगर उसको किसी मर्द बर्ड की जरूरत है सबसे पहले घर बनाएगी, तभी इसके घर में कोई मेल बर्ड आएगा, ठीक है। दिस बर्ड बिल्ड नेस्ट बिटवीन हैंगिंग लीव्स विद ट्विग्स एंड ग्रास, ये ग्रास वगैरह का यूज करके और ये यानी कि थोड़े छोटे वो तिनके को यूज करके अपना घर बनाती हैं। जो टेलर बर्ड है दे हैव नॉट लर्न दिस बिहेवियर के घर कैसे बनाना है, ठीक है, बट ना इन्हें किसी प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, बल्कि अपना घर ऑटोमेटिकली ये लर्न जो इनके बिहेवियर ऑलरेडी मौजूद होता है उसकी मदद से बना लेती हैं। बिल्डिंग ऑफ स्पाइडर वेब, स्पाइडर भी तो अपना घर इस तरह बनाती हैं। तो बेसिकली होता ही है कि जो सर्कुलर वेब या फिर ऑड वेब है, इट इज बिल्ड बाय द स्पाइडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो ऑफ वेब होता है इज बिल्ड ऑफ सिल्क थ्रेड्स, या सिल्क के थ्रेड्स होते हैं उससे मिलकर बना होता है। जो सिल्क थ्रेड्स होते हैं बेसिकली सिल्क ग्लैंड होते हैं आपके स्पाइडर में। तो स्पाइडर के जो सिल्क ग्लैंड है वहां से सिल्क निकलता है इन फॉर्म ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन, जो कि सिक्रीशन है। स्क्लेरोप्रोटीन हवा में जाके सूख जाता है और हार्ड हो जाता है, फिर वो स्पाइडर वेब जो स्पाइडर है इसको यूज करके अपना वेब बना लेगा, ठीक है। और इसके अंदर ना
कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करता है। एंगल वगैरह भाई उसको पता है ना कि पहले मैं छोटा छोटा बनाना है, फिर इसके अराउंड इस तरह बनाना है, फिर इसके अराउंड इस तरह बनाना है, तो उसको डिफरेंट रूल्स एंड एंगल्स उसके अंदर बिल्ड होते हैं, ठीक है। उन रूल्स को फॉलो करके, मेन रूल्स को एंड सब रूल्स को फॉलो करके एंगल मेजर करता है और डिस्टेंस मेजर करता है जहां पर उसको अपने थ्रेड्स लगाने हैं। बाय फॉलोइंग द प्रोग्राम ऑफ एलिमेंट्री रूल द स्पाइडर कैन बिल्ड अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग अ प्लान फॉर इट इन हर हेड। है जो फॉलोइंग प्रोग्राम, बाय फॉलोइंग द प्रोग्राम, वो इन प्रोग्राम वगैरह को यूज करके विदाउट एनी लर्न बिहेवियर वो ये अपना घर, अपना वेब बना सकता है। जो ऑफ वेब है ऑफ स्पाइडर इज द आउटकम ऑफ हाईली कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुत मुश्किल पैटर्न होता है जिसको यूज करता है स्पाइडर अपना घर बनाता है। अगर पेपर में आ जाए तो आपने सिंपल ये लिखना है, जो उसके अंदर सिल्क ग्लैंड होते हैं वो स्क्लेरोप्रोटीन, एमसीक्यू का पॉइंट है, स्क्लेरोप्रोटीन को यूज करके ये वेब बनाया जाता है। फिर रूल्स होते हैं, सब रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करके वो एंगल मेजर करता है और अपना घर बनाता है। कॉर्डशिप बिहेवियर ऑफ स्टिकल बैक फिश, अब भी थोड़ा सा मुश्किल है बट इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 3 स्पाइन वाले स्टिकल बैक फिश, फिश की एक वैरायटी है जिसको हम 3 स्पाइन वाली स्टिकल बैक फिश कहते हैं। उनके अंदर खास एक कॉर्डशिप बिहेवियर होता है, एग्रेसिव पेरेंटल बिहेवियर, यानी कि उनके अंदर खास कॉर्डशिप एग्रेसिव बिहेवियर होता है। सेक्सुअली मैच्योर मेल जो होते हैं वो एक, उनकी थ्रोट गला होता है काफ़ी ब्राइट होता है और रेड बेली, ठीक है, कॉल्ड न्यूप्टियल कलरेशन। जो सेक्सुअली मैच्योर मेल होता है ना, वो हमें कैसे पता चलेगा मैच्योर है सेक्सुअली, तो वो क्या करता है, ब्राइट थ्रोट बना लेता है और रेड बेली बना देता है, कॉल्ड न्यूप्टियल कलरेशन। ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन जो मेल होता है बिल्ड नेस्ट एंड बिकम अग्रेसिव एंड डोमिनेंट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द अदर मेल। जो मेल होता है अपना घर बना लेता है, नेस्ट बना लेता है और उस घर को दूसरे मेल से बचाने के लिए खुद बिहेवियर अपना अग्रेसिव कर लेता है। कह रही है जो फीमेल विद प्रोमिनेंट सिल्वर, अब देखो उनकी कैसी बैली थी, रेड थी, इनकी फीमेल कैसी है, सिल्वर बैली है। वो मेल टेरिटरी में आती है, मेल उनको जगह देता है कि भाई आ जाओ तो मेरे घर में, सुहागत है तुम्हारा। वंस द फीमेल इज इनसाइड द नेस्ट, जो मेल होता है वो स्टिमुलेट करता है रिप्रोडक्शन वगैरह के फिनोमेना को, ठीक है। आफ्टर स्पॉनिंग जो फीमेल है उस घर को छोड़कर चली जाती है और मेल क्या करता है, अंदर जाएगा, फीमेल गई, फीमेल ने अपने एग दिए, मेल जाएगा, मेल अपने स्पर्म रिलीज करेगा, एग फर्टिलाइज हो जाएगा और फिर मेल क्या करता है, अपने घर के करीब ही रहता है, नेस्ट के करीब रहता है, ताकि जहां पर इसका बच्चा बनने वाला है वो उसको बचा सके और प्रोटेक्ट कर सके दूसरे जानवरों से, दूसरी फिशेज से। दिस मेटिंग बिहेवियर जो है ना, ये इनबॉर्न बिहेवियर है और इसको किसी प्रायर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक बहुत लंबा टॉपिक जिसपे मैंने इनेट बिहेवियर उसकी सारी टाइप्स को डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह विल बी बैक विद अनदर वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे द लर्न बिहेवियर के कैसे होता है, उसको सीखा कैसे जाता है, उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग द लर्निंग बिहेवियर और थर्ड वीडियो विल बी ऑन सोशल बिहेवियर। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।